नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इसके पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाके उसे देख लें। प्रश्न संख्या 4 पर दिया गया है अगला प्रश्न, जो कि है कविता की बात। चलिए इसे पढ़ते हैं और इसके उत्तर जानते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि इसका सही उत्तर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को भी टिक कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित यानी मार्क कीजिए। अब 4 सेंटेंसेस यहाँ पर है। चलिए पढ़ते हैं कौन सा सही है। घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही, कि घोंसले में जो पक्षी हैं वो रहते हैं। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी सही है कि घोंसला हम पक्षी जो है वो सूखे तिनकों से बनाते हैं। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है केवल। क्या आपने सिर्फ पेड़ पर घोंसला देखा? आपने इसके अलावा कहीं और घोंसला नहीं देखा है? हमने तो कहीं और भी घोंसले देखे हैं, जैसे खाली जगहों पर कहीं भी किसी भी कोने में पक्षी घोंसला बना देते हैं। हमारे घर में अगर कोई खाली दीवार में जगह है वहां भी पक्षी घोंसला बना देते हैं। तो ये जो ऑप्शन होगा बच्चों, ये केवल शब्द समझकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि घोंसला केवल पेड़ों पर नहीं होता है। अगर यहाँ पर दिया रहता है कि पक्षियों का घोंसला पेड़ों पर होता है तो ये हम सही कर सकते थे, बट सिर्फ पेड़ों पर होता है ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे हम टिक नहीं करेंगे। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। देखिए ये जो सेंटेंस है ये सही है कि कुछ कुछ पक्षी जो है हम हमारे घरों में भी घोंसला बना लेते हैं, तो इसे हम टिक कर देंगे। अब चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? देखिए कविता में पहले ही एक लाइन आई थी, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तो जो चिड़िया है वो क्या कह रही थी कि मेरा जो घर था पहले वो अंडे जैसा था, यानी घर के लिए ही इसका इस्तेमाल हुआ है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इस पंक्ति में इतना सा का क्या अर्थ है? बस इतना सा ही। देखिए कविता में चिड़िया कह रही है कि मुझे जो संसार था बहुत छोटा लगता था, इतना सा ही, बस इतना सा ही। तो इसमें हम बहुत छोटा पर टिक करेंगे। बहुत बड़ा उसको कब समझ में आया था? एकदम अंत में, ठीक है, कि बहुत बड़ा है ये संसार। शुरुआत में बस उसे लगता था कि संसार तो इतना ही है जितना मेरा अंडा है या जितना मेरा घोंसला है, ठीक है, तो संसार उसे पहले बहुत छोटा लगता था, तो इतना सा का अर्थ हुआ बहुत छोटा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। अब यहाँ पर ये जो पंक्तियां आई है ना, 4 लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं, 1 2 3 4, हमें मिलाना है कि इनकी अगली पंक्ति क्या थी, ठीक है। अब देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। जब उसका घर घोंसला बन चुका था तब भी उसे यही लगता था कि संसार बस इतना ही है, ठीक है। फिर देखिए, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी, तब भी उसे यही लगता था कि संसार इतना ही है, इतना सा ही है, मतलब इतना ही छोटा है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। पर आखिर यानी अंत में जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो आप अगर चाहते हैं तो आप पोयम को देखकर भी इसकी अगली पंक्ति लिख सकते हैं। हमें इसमें क्या करना था कि जो ये लाइन दी गई है उसकी नेक्स्ट लाइन हमें मिलाना है कि उसके आगे कौन सी लाइन कविता में आई थी, उसे हमने मिलाया। इसके बाद देखिए, इसके बाद बच्चों पेज नंबर 5 पर अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, यानी इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। तो इसमें हमें बताना है कि चिड़िया को जो ये दुनिया यानी जो संसार है वो छोटा कब कब लगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, चिड़िया को, यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है जिसे हम य बनाएंगे। चिड़िया को यह संसार छोटा लगा जब उसके घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा,
या फिर जब उसका घर घोंसला बना तब भी उसे लगा कि ये संसार छोटा है। और जब वह हरी भरी यानी हरी भरी शाखों पर जब वो निकली तब भी उसे यही लग रहा था कि संसार जो है वो बहुत ही छोटा है। पर अंत में उसे समझ आया, जब उसने अपने पंखों को फैलाकर आसमान में ऊंची उड़ान भरी, तब उसे समझ आया कि ये संसार छोटा नहीं है। तो ये तीनों समय उसे लगा कि संसार बहुत छोटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। कि जब चिड़िया ने खुले आकाश में उड़ान भरी और दूर दूर तक फैला हुआ संसार देखा, तो उसे पेड़, पहाड़, नदियां और नई नई जगहें दिखी। उसे समझ आया कि उसका घोंसला ही सब कुछ नहीं है। तभी उसे महसूस हुआ कि संसार बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा हुआ है। यानी संसार में जब आकाश में उसने उड़ान भरी तो उसने दूर दूर जाकर देखा कि कितने सारे पेड़, पहाड़, नदियां और नई नई जगहें इस दुनिया में है। सिर्फ मेरा घोंसला ही पूरा संसार नहीं है, संसार तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विविधताओं से भी भरा हुआ है। इसलिए अंत में चिड़िया को समझ आया कि संसार बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट यानी कलरव, जो पक्षी चींची की आवाज करते हैं उसे ही कलरव या चहचहाट कहा गया है, सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा अपने आसपास सुबह और शाम के समय पर पक्षियों की चहचहाट सुन पाते हैं? तो देखिए इसका क्या उत्तर है कि प्राय सुबह और शाम को पक्षियों की चहचहाट हमें इसलिए सुनाई देती है क्योंकि ये समय उनका सक्रिय यानी कैसा समय है उनका एक्टिव रहने का। इस समय पक्षी और जानवर जो होते हैं वो सभी एक्टिव हो जाते हैं। सुबह वे नए दिन की शुरुआत का स्वागत करते हैं कि दिन निकल आया है। पक्षी जो है अपनी चहचहाट के साथ उनका स्वागत करते हैं, अपने क्षेत्र की घोषणा करते हैं। और शाम को वे लौटते समय एक दूसरे से संवाद यानी बात करते हैं और विश्राम से पहले भी वो आवाज करते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हमें सुबह शाम आवाज सुनाई देती है उनकी, क्योंकि सुबह सुबह पक्षी एक्टिव हो जाते हैं, नए दिन का स्वागत करते हैं और अंत में विश्राम से पहले भी वो आवाजें करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमें पेज नंबर 6 पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, जो कि है समझ और अनुभव। इसमें पहला प्रश्न क्या है बच्चों? जब कोई शिशु चिड़िया, शिशु का मतलब क्या होता है? कोई छोटी चिड़िया, अभी वो बहुत छोटी है, तो जब वो घोंसले से बाहर जाती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी अपने घर से बाहर निकलते समय कुछ ऐसा ही अनुभव होता है? तो इसका उत्तर हम क्या बता सकते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें भी लगता है कि संसार बहुत बड़ा है और अलग-अलग चीज़ों से भरा हुआ है, क्योंकि हमें अपने घर में कैसा अनुभव होता है बच्चों? हमें अपने घर में सुरक्षा और अपनापन मिलता है। बट जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम दुनिया में अलग-अलग चीज़ें, नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और वहाँ पर हमें नए-नए अनुभव होते हैं, नए-नए लोग मिलते हैं, हम नई-नई जगहों पर जाते हैं, तो हमें वो नई चीज़ें सीखने में मदद करते हैं। तो दुनिया को जानने में, दुनिया को समझने में, बाहर की दुनिया को समझने में हमें आनंद आता है। ठीक है? अब है प्रश्न संख्या 2। तो देखिए, एक शिशु पक्षी यानी एक छोटा पक्षी, उसी की तरह आप भी धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब आप क्लास 4 में आ चुके हैं, आप भी धीरे-धीरे बड़े हो चुके हैं, आप 10 या 11 इयर्स के हो चुके हैं। तो अब तक आप में भी कई परिवर्तन यानी कई सारे चेंज आए हैं, है ना? परिवर्तन का क्या अर्थ होता है बच्चों? चेंज, ठीक है? तो नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए कि क्या आपके शरीर में, शारीरिक यानी आपके शरीर में क्या कोई परिवर्तन आया है, तो आपको उनके बारे में लिखना है। अगर आपकी रुचि यानी आपके इंटरेस्ट में अगर कोई चेंज हुआ है तो आपको उनके बारे में लिखना है। आपकी समझ में क्या कोई चेंज हुआ है तो आपको उनके बारे में लिखना है। आपके खाने-पीने में जैसे हो सकता है कि आपको पहले कुछ अलग तरह की चीज़ें अच्छी लगती हों, अभी कोई और चीज़ें आपको खाने में अच्छी लगती हैं। चित्रकारी, कोई कलाकारी आप करते हैं, ड्राइंग वगैरह, उसमें कोई चेंज आया है या आपका कोई खेलने का इंटरेस्ट किसी नई चीज़ में जागा हो, तो उसके बारे में। गीत-संगीत, पढ़ना-लिखना, नृत्य और अभिनय, अगर इन सब चीज़ों में आपके कोई भी चेंजेस आए हैं, तो आप उसी के अनुसार आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर अपनी क्लास में उसे शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आप अपनी कक्षा में भी उसे साझा कीजिए। तो ये आपको खुद से करना है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। पहले चिड़िया को लगता था कि ये संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक पर
को पहली बार देखा? तो देखिए, जब आपने फर्स्ट टाइम रेलगाड़ी या मेट्रो ट्रेन को देखा तो आपको कैसा लगा? उसके बारे में बताना है। जब आपने पहली बार मॉल को देखा, यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को देखा, तब आप कैसा लगा वो बताना है। आपने अगर फर्स्ट टाइम समुद्र देखा तब आपको कैसा लगा? वो सारी चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंसेस क्लास में टीचर के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने शेयर करने हैं। तो इसके आप उत्तर खुद से कर सकते हैं। अब देखिए, ये है ये है पेज नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है कि जो चित्र दिए गए हैं, उनको हमें पहले ध्यान से देखना है और चित्रों से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो इसी इन्हीं पंक्तियों से रिलेटेड आपको कुछ और लाइन्स बनानी है और यहाँ पर लिख देनी है। आप अपनी मर्जी से भी कुछ लाइन्स बनाकर लिख सकते हैं और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब उड़ चली मैं नभ के पार, नीले अंबर में था विस्तार, तब जाना मैंने सच ये है, कितना बड़ा है यह संसार। तो आप ये वाली लाइन्स भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइन्स खुद की बनाकर लिखें तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है पेज नंबर 7 पर ही, अनुमान और कल्पना। तो देखिए, कविता की पंक्ति है कि आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? इसका हमें उत्तर देना है सोचकर, क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो हम क्या बता सकते हैं कि चिड़िया ने दुनिया को देखने, नए अनुभव लेने और अपने घोंसले के बाहर के संसार को समझने के लिए दूर तक की उड़ान भरी होगी। देखिए, हम दूर तक जब जाते हैं, जिस तरह एक पक्षी दूर तक जा रहा है, इसी तरह हम भी जीवन में बहुत दूर दूर जाते हैं। कोई हो सकता है अपनी काम की वजह से जाए, हो सकता है अपनी पढ़ाई की वजह से जाए। तो जब भी हम दूर जाते हैं तो हमें वहाँ क्या क्या सीखने को मिलता है? हमें वहाँ पर नए एक्सपीरियंसेस यानी नए अनुभव मिलते हैं, है ना? और नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इसी सीखने के लिए चिड़िया ने दूर तक की उड़ान भरी हो। अगला प्रश्न इसी में है कि पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ और सैकड़ों रास्तों के बीच पक्षी अपने घोंसले को कैसे ढूंढ लेते हैं? कि इतनी दूर दूर की जब वो उड़ान भरते हैं, उसके बाद वापस वो शाम को या अगले दिन उसी घोंसले में कैसे वापस आ जाते हैं? तो हम क्या बता सकते हैं इसके लिए बच्चों? कि देखिए, पक्षी जो होते हैं, पक्षियों को दिशा यानी डायरेक्शंस और प्लेस यानी स्थान, तो पक्षियों को दोनों को याद रखने की एक खास शक्ति उनके अंदर होती है, जिससे वो डायरेक्शंस और प्लेस को कभी भी भूलते नहीं है। ये इतनी अच्छी शक्ति हमारे अंदर भी नहीं है, बट वो पक्षी यानी बर्ड्स होकर उनके अंदर ये इस तरह की खास शक्ति मौजूद है कि वो सूरज की दिशा, धरती के चिन्ह और अपनी स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है मेमोरी, वो अपनी मेमोरी से अपने घोंसले को ढूंढ लेते हैं। उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो अपने घोंसले को कभी भी भूलते नहीं हैं। अब है अगला प्रश्न कि पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। तो हमारे जो पूर्वज थे, यानी हमारे एंसेस्टर्स, यानी हमारे दादा परदादा, तो उनको ये बात कैसे पता चली होगी कि संसार जो है बहुत बड़ा है? ठीक है, तो उनको जब वे यात्रा करना यानी जब उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, नए नए स्थानों तक वो पहुंचे और दुनिया को जानने लगे, तब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि संसार जो है वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है कि जिस घर में हम रहते हैं सिर्फ वही हमारी दुनिया है, बट जब धीरे धीरे हम उससे बाहर निकलना शुरू करते हैं तब हमें समझ आता है कि दुनिया उससे काफी बड़ी है। अगला प्रश्न है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग आपको कुछ निर्देश यानी कुछ डायरेक्शंस देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व यानी उड़ने के पहले कुछ निर्देश देते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या क्या हो सकते हैं? कि देखिए, जब भी आप बाहर जाते हैं, आपकी मम्मी पापा दादा दादी आपको बोलते हैं ध्यान से रहना, है ना, किसी अजनबी से बात मत करना, उससे कुछ लेकर मत खाना। तो इस तरह की डायरेक्शंस वो आपको देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या पक्षियों के मम्मी-पापा भी उन्हें उड़ने से पहले कुछ डायरेक्शंस देते हैं? तो उत्तर है हाँ, पक्षियों के माता-पिता उन्हें उड़ने से पहले भोजन खोजना यानी फूड को सर्च करना, शिकारियों से बचना, ऊंचा उड़ना और सुरक्षित स्थान ढूंढना जैसे व्यवहार सिखाते हैं। जो पक्षियों के माता-पिता होते हैं, वो भी अपने बच्चों को जिस तरह से हमारे माता-पिता हमें सारी चीजें सिखाते हैं, उसी तरह पक्षी भी अपने बच्चों को सारी चीजें सिखाते हैं।
इसके बाद बच्चों पेज नंबर 8 पर दी गई है कल्पना की उड़ान। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए, यानी आपको इमेजिन करना है कि सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि सारे लोग जो भी हैं वो खुले आकाश में, आसमान में पंख, उन सबके पंख आ गए हैं और सब लोग आसमान में उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या-क्या देख रहे हैं। तो अगर आप आसमान में उड़ रहे हैं, तो आपको बताना है कि नीचे आपको क्या-क्या दिखाई दे सकता है। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं, जैसे खेलों में आँखों देखा हाल सुनाया जाता है। जैसे, मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ या रही हूँ। मुझे चारों ओर ऊँचे पेड़, झरने, सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। अरे वाह! अब तो बर्फ भी दिखने लगी। यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ या ले रही हूँ आदि। अब देखिए, तो आपको इमेजिन करना है और अपनी क्लास में कमेंट्री करनी है कि अभी मैं कहाँ से गुज़र रहा हूँ, अभी मैं क्या-क्या देख रहा हूँ, जैसे हम आँखों देखा हाल सुनाते हैं। इसके बाद उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गाँव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ, विद्यालय, मेला, बाज़ार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकते हैं। अब शिक्षक जो हैं वो बच्चों को पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियाँ देंगे, यानी आपके टीचर्स आपको सिचुएशंस देंगे कि किस सिचुएशन में आप हैं और अभी फिर उसके बाद आप बताएँगे कि अभी आप क्या देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका पेज 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आकार और प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो अलग-अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उन्हें उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये जो चित्र हैं, ये सारी शेप्स आपने, आई एम श्योर कि आपने मैथ्स में पढ़ी हैं। ये सारी 2D शेप्स हैं बच्चों, है ना? और इनके आप इंग्लिश नाम तो जानते ही होंगे, अभी आपको इनके हिंदी नाम भी जानना है। तो ये बच्चों देखिए गोल-गोल है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल, और हिंदी में इसे हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। इसका नाम आपको याद रखना है, वृत्त। अब अगला देखिए, इसे हम इंग्लिश में बच्चों स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। नाम आपको याद रखने हैं। ये है रेक्टेंगल, हिंदी में इसे हम आयत बुलाते हैं, आयत। ठीक है, ये आप लिख देंगे। और ये है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं वाला। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।